यदि अष्टक फलीय रिक्तिका की त्रिज्या r हो तो निबिड़ संकुलन परमाणु की त्रिज्या r हो, निबिड़ संकुलन परमाणु त्रिज्या कैपिटल R हो, तो स्मॉल r एंड कैपिटल R के बीच में संबंध ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि कोई अष्टक फलीय रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो देखिए ये दोस्तों रिक्तिका है, तो अष्टक फलीय रिक्तिका की त्रिज्या क्या मान लिया मैंने, स्मॉल r। और जो निबिड़ संकुलन में जो परमाणु है दोस्तों, ये परमाणु निबिड़ संकुलन के परमाणु है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, सॉरी कैपिटल R है, ठीक है। तो दोस्तों हमें R तथा R के बीच में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम मान लेते हैं A B C D एंड O, क्या मान लिए, O, और यहाँ से यहाँ तक की मान लिए OA। तो दोस्तों चलिए हमें बताने की कोशिश कीजिए, यह है OB, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज O A B में, O A B में चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री बनना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओके। ओ ए कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं ओ ए, ये आर और प्लस ये भी आर, और ये यहाँ से यहाँ तक आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर में भी क्या आएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आर प्लस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, एक मिनट, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, ए बी आप देख रहे हैं, ए बी आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों 2r कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। 2 2 से 4 कट गया, नया आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाई 2, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर प्लस आर का होल स्क्वायर बाई 2। तो दोस्तों ऊपर स्क्वायर है तो हट जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बाई रूट 2। तो चलिए रूट 2r इक्वल टू आर प्लस आर, आर को आप कैपिटल आर को इधर ला सकते हैं, रूट 2r माइनस 1, रूट 2r माइनस आर इक्वल टू आर, यानी रूट 2 माइनस 1 इंटू आर इक्वल टू आर, इसलिए आर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 को दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, रूट 2 माइनस 1 आएगा 0.414 आर। कैसे आएगा दोस्तों रूट 2 माइनस 1, तो दोस्तों रूट 2 इक्वल टू होता है 1.414, और इसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो रूट 2 माइनस 1 क्या होगा, 1.4 माइनस 1 में से 1 क्या, 0.414, ठीक है दोस्तों, ये आएगा रफ। दोस्तों हमारा रिलेशन क्या हुआ, r इक्वल टू 0.414 आर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, कॉपर जो दोस्तों FCC चालक में होता है, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, FCC मतलब 4 सीधा,
कोर की लंबाई ए इक्वल टू कितना है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें दर्शाना है कि जो दिया गया घनत्व का मान है और मापा गया मान में क्या समानता है। तो दोस्तों 1 मिनट में दिया हुआ घनत्व का मान मैं नहीं लिख पाया हूँ। दिया हुआ घनत्व का मान है क्या है दोस्तों, D बराबर 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये घनत्व दिया हुआ है, ये घनत्व दोस्तों क्या किया हुआ है, दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फॉर्मूला के जरिए क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूला के जरिए हमें निकालना है कि जो घनत्व आएगा वो इससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर्मूला मोलर मास का क्या होता है, D इंटू क्या होता है दोस्तों, D हमें क्या निकालना है, सॉरी 1 मिनट, हमें घनत्व निकालना है। हमें घनत्व निकालना है तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि जो मेरा घनत्व आएगा वो सेम आएगा कि नहीं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू Z इंटू M होल डिवाइडेड बाई AQ इंटू NA। तो चलिए दोस्तों 1 बाई 1 पुट करके देखते हैं। तो Z की जगह पे 4 हो जाएगा, इंटू M कितना है 63.5, ओके, डिवाइडेड बाय में कितना आएगा 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, 1 मोल में इतना ही होता है ना। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सॉल्व करने पे ये कितना है 8.97 ग्राम प्रति मोल। ठीक है दोस्तों, और दिया हुआ जो था, दिया गया घनत्व कितना था दोस्तों 8.92 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, सॉरी ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, जो मेरा घनत्व का जो आपका यूनिट होता है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। तो देखिए ये मेरा आया हुआ मान है और ये दिया हुआ मान है, तो हम बोल सकते हैं लगभग समान है। अतः दिया गया घनत्व निकाले गए घनत्व के लगभग समान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्लेषण द्वारा निकेल ऑक्साइड के सूत्र Ni 0.98, ठीक है, और निकेल आयनों की कितना अंश, निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया हुआ निकेल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 एंड 100 नहीं 1.0 है, एक्चुअली 1.0 है। ठीक है, 1.0 है। निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ Ni3+ के रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए Ni में 0.98 है, कितना है 0.98 मतलब कितना 1, और 0 में भी 1 है। तो Ni अनुपात ऑक्सीजन का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना 1:1 है। निकेल और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है, क्योंकि आप देखते हैं Fe2O3 लिखा हुआ है। Fe कितना होता है 2,
Fe कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3 है। Fe के परमाणु का अनुपात 2 है और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 में होता है। उसी तरह यहाँ Ni 0.98 है, वो 1 है, तो मतलब 0.98 क्या लगभग 1 के बराबर। तो Ni भी कितना है 1 और O भी कितना है 1, मतलब Ni निकेल और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। दोस्तों निकेल और ऑक्सीजन जब मिला हुआ है तो इसमें 2 तरह के आयन हैं, एक निकेल 2+ आयन और निकेल 3+ आयन। ऐसा निकेल आयन जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो और ऐसा निकेल आयन जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हो, इन दोनों से मिलकर निकेल बना है। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि निकेल 2+ आयन कितना प्रतिशत में है या निकेल 3+ आयन कितना प्रतिशत में विद्यमान है। तो चलिए 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं, माना निकेल 2+ आयनों की संख्या कितना है x, तो निकेल 3+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 - x होगा कि नहीं, सॉरी 1 माइनस नहीं 0.98 x, क्योंकि निकेल कितना है टोटल 0.98 है। ओके, तो मानते हैं कि निकेल 2+ आयनों की संख्या x है, तो निकेल 3+ आयनों की संख्या कितनी होगी, जितना उस x है तो 0.98 से घटा दीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल आवेश, निकेल में जितना आवेश है वो टोटल आवेश किसके आवेश के बराबर होना चाहिए, ऑक्सीजन के आवेश के बराबर होना चाहिए, क्योंकि परमाणु क्या है उदासीन है, जो ठोस क्या है उदासीन है। ठोस के उदासीन को बराबर करने के लिए निकेल में जितना आवेश है उतना ही आवेश, निकेल में जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश ऑक्सीजन में होना चाहिए। तो बोल सकते हैं निकेल के कुल आवेश इक्वल टू ऑक्सीजन का कुल आवेश। ओके, तो निकेल में कुल आवेश कितने हैं आप देखिए, यहाँ पर निकेल कितने हैं 2 है, कितना है 2 है इंटू 0.98 - x। ठीक है दोस्तों, निकेल में कितना है 2 है तो 0.98 - x, 3 है तो x। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैं उल्टा लिख चुका हूं, 1 मिनट। निकेल 2 को कितना माना हूं x एंड 3 को कितना माना हूं 0.98 - x, और कुल परमाणुओं की जो मतलब आवेश है वो कितना है, ऑक्सीजन का आवेश, ऑक्सीजन का कुल आवेश कितना होता है 2 होता है, 2- होता है। तो इस पर निकेल पर कुल आवेश बराबर ऑक्सीजन पर कुल आवेश, आप इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 398। मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं कैलकुलेट करके लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि 2x + 3 × 0.98, 3 × 0.98 कितना होगा 2.94 - 3x = 2, 2x - 3x कितना होगा -x, 2.94 को उधर ले जाइए 2 - 2.94 -x = घटाइए 0.94, माइनस कैंसिल, x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, x = 0.94। तो मैंने x किसको माना था दोस्तों, मैंने x माना था निकेल 2+ आयनों की संख्या, किसका माना था निकेल 2+ आयनों की संख्या। तो चलिए देखते हैं निकेल 2+ आयनों की कितनी संख्या है, मतलब निकेल 2+ आयनों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो निकेल 2+ आयनों
एनर्जी प्रतिशत बराबर निकेल में भी कितना है दोस्तों, निकेल में 0.94 होल डिवाइडेड बाय 0. कुल कितना था दोस्तों, निकेल ऑक्साइड में कुल कितना था, निकेल ऑक्साइड में 0.98 था, कितना था 0.98 इंटू 100. चलिए दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा, और 0.994 डिवाइडेड बाई 0.96, सॉरी 96 नहीं 98, ठीक है दोस्तों, कितना है 95.91, कितना है 95.91%, कितना है दोस्तों, निकेल 2 प्लस आयनों का प्रतिशत कितना है, निकेल 2 प्लस आयनों का प्रतिशत कितना है 95.91%, ठीक है। तो निकेल 3 प्लस का कितना होगा, निकेल 3 प्लस आयनों का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से घटा दीजिए 95.91 घटा दीजिए आप, कितना आएगा टोटल 95.91 कितना आएगा 4.09, ठीक है 4.09, आई होप 91,900 9090 9510, ठीक है, कितना 4.09%, यही हमारा आंसर हुआ। तो हमने देखा कि निकेल 2 प्लस आयनों का अनुपात कितना है 95% और निकेल 3 प्लस आयनों का अनुपात 4.09%, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों। अर्धचालक क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनका चालकता परास इतना से इतना के बीच में होता है वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। आप अर्धचालक का ताप बढ़ाइएगा तो विद्युत चालकता बढ़ेगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड को लांघकर चले जाते हैं, ठीक है। अब उनकी चालकता क्रियाविधि का वर्णन करना है, तो सबसे पहले हमें अर्धचालक का प्रकार बताना है। तो दोस्तों अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं, एक N प्रकार अर्धचालक और एक P प्रकार अर्धचालक, ठीक है। तो N प्रकार अर्धचालक बताने के लिए आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों। अर्धचालकता जो गुण होती है वो पाई जाती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे सिलिकॉन की बात करें चाहे जर्मेनियम की बात करें। तो ये सिलिकॉन अगर किसी से अभिक्रिया भी करता है तो ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन बंध में जाएंगे। तो अगर दोस्तों सिलिकॉन फास्फोरस ग्रुप वाले, कौन से ग्रुप वाले दोस्तों, 15 वर्ग के तत्व, फास्फोरस किस ग्रुप के तत्व है, 15 ग्रुप के तत्व, 15 ग्रुप के तत्व के साथ अगर 15 ग्रुप के तत्व के साथ अगर सिलिकॉन अभिक्रिया करता है तो 15 ग्रुप के तत्व के साथ सिलिकॉन को क्या किया जाता है, अपमिश्रित किया जाता है। तो 15 ग्रुप के तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, क्योंकि फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि 10 तो चला जाएगा, 2 पहले कक्षा में, 8 दूसरे कक्षा में, 10 तो चला जाएगा, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब सिलिकॉन और फास्फोरस जब इनको मिश्रण किया जाएगा तो सिलिकॉन अपने चारों बंध तो पूरा कर लेगा, फास्फोरस भी अपने चारों बंध पूरा कर लेंगे सिलिकॉन के साथ पूरा कर लेंगे, लेकिन फास्फोरस का एक बंध खाली रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब देख रहे हैं यहाँ खाली रहेगा, जहाँ आपको फास्फोरस मिलेगा फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, आप देख सकते हैं सिलिकॉन में 4 बंध बन सकते हैं, फास्फोरस में कितने बंध बन सकते हैं, 5 बंध बन सकते हैं। तो सिलिकॉन के 4 बंध और फास्फोरस के 4 बंध, दोनों तो बंध बना लेंगे, लेकिन फास्फोरस का एक बंध क्या हो जाएगा,
खाली हो जाएगा। और ये एक बंद किसकी वजह से आ रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इनमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए, इनमें क्या हो गया दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें चालकता गुण आएंगे, क्योंकि यही फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या करेंगे? यही फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत का सुचालन करेंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विद्युत का सुचालन करेंगे। तो ये जो चालकता गुण आया, ये जो चालकता गुण आया किसकी वजह से आया? इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी निगेटिव चार्ज, ऋण आयन की वजह से, निगेटिव चार्ज की वजह से। तो n से निगेटिव, इसीलिए इसका नाम पड़ा है n प्रकार अर्धचालक। ठीक है, तो आप देखिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में 4 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने बताया। क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो मैंने बताया सिलिकॉन तथा जर्मेनियम 4 बंध बना सकते हैं। जब वर्ग 15 के तत्व जैसे P तथा S 5 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, मैंने अभी दिखाया। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को अपमिश्रित किया जाता है, तो ये तत्व सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की क्रिस्टल के कुछ जालकों स्थलों में आ जाते हैं। मतलब कि 4 बंध, सिलिकॉन के 4 बंध और वर्ग 15 के 4 बंध, दोनों क्या हो जाते हैं? सहसंयोजन बंध बना लेते हैं। तो 5 में से फास्फोरस तथा आर्सेनिक, मैं फास्फोरस की बात किया हूँ, तो फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 निकटस्थ Si के परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में हो जाता है, जो कि मैंने बताया। किंतु 5वां इलेक्ट्रॉन बंध प्रयुक्त नहीं होता है। 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? खाली रहता है, जिनके कारण चालकता प्रदर्शित हो रहा है। तो यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वजह से, यह चालकता वृद्धि ऋण आवेशित की वजह से आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, निगेटिव चार्ज की वजह से आता है। इसलिए इन्हें n प्रकार अर्धचालक कहा जाता है। n मतलब निगेटिव। ठीक है, जस्ट इसी तरह बात करते हैं p प्रकार की। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 है, इसको वर्ग 13 के तत्व से भी अपमिश्रित किया जा सकता है। वर्ग 13 के जैसे एल्युमिनियम, बोरोन। तो एल्युमिनियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, क्योंकि 10 3 13 होता है। 13 होता है एल्युमिनियम की परमाणु संख्या। तो 13 में 10 चले जाएंगे कोष्ठ में, तो बचेगा 3। तो 3 इसके बाहरी कक्ष में परमाणु है। तो जब इनको मिश्रित किया जाएगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, एल्युमिनियम का कितना है? 3। एल्युमिनियम 3 बंध बनाएगा और सिलिकॉन कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन मिलाकर 3 बंध तो बना लेंगे। तो एक बंध इसका खाली हो जाएगा। एक बंध क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो खाली होने की वजह से यहाँ पर ये दे रहा है, क्या कर रहा है? ये दे रहा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जैसे इसमें निगेटिव चार्ज था, यहाँ पर धन आयन की वजह से होगा। तो मैं इसको दोस्तों फिगर में बनाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक कोष्टक में बनाने की कोशिश करता हूँ, कोष्टक में बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको कोष्टक से समझिए। तो दोस्तों ये क्या है? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है, ये एल्युमिनियम के हैं। तो आप इसमें सभी जो धातु, सभी जो कण है सब एल्युमिनियम के, सब एल्युमिनियम के। आप इसमें जैसे ही क्या करेंगे? सिलिकॉन, जैसे ही आप इसमें सिलिकॉन मिक्स करेंगे तो एल्युमिनियम अपने, सभी में एल्युमिनियम है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी में क्या है? एल्युमिनियम है, सभी में एल्युमिनियम है। तो जैसे ही आप मिश्रित करेंगे तो एल्युमिनियम का एक पॉजिटिव स्थान छोड़ देगा। क्या करेगा? एल्युमिनियम अपना एक पॉजिटिव स्थान छोड़ देगा। तो सिलिकॉन में कितने? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एल्युमिनियम में कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो 4 को बराबर करने के लिए 3 एल्युमिनियम के जो परमाणु अपने स्थान से हट जाएंगे। कितने हट जाएंगे? 3। तो कितने पॉजिटिव चार्ज हट गए? तो 3 3 6 3 9, कितने हट गए? 9 हटे, सॉरी 4 हटाना पड़ेगा हमें। कितना हटाना पड़ेगा? 4। तो आप ऐसा कीजिए कि एल्युमिनियम में से 4, एल्युमिनियम में से कितने परमाणु? 4 परमाणु को आप बाहर निकाल दीजिए। 4 परमाणु को आप क्या कीजिए? बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल दिए तो अब क्या बचा?
सब एल्युमिनियम है। 4 परमाणु को बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें 3 धन आवेश की कितने, 3 3 6 3 9 3 चौके 12, 4 एल्युमिनियम को आप बाहर निकाले तो एक एल्युमिनियम में 3 धन आवेश है, तो 3 3 6 3 9 3 चौके 12 धन आवेश क्या हो गया, 12 धन आवेश गायब हो गए। तो 12 धन आवेश को पूर्ति करने के लिए सिलिकॉन को अपमिश्रित कीजिए, क्योंकि बोला कि सिलिकॉन को अपमिश्रित किया जा रहा है। तो सिलिकॉन में कितने धन आवेश है, 4 धन आवेश है। तो 12 धन आवेश लाने के लिए सिलिकॉन, हमें यहाँ पर 12 धन आवेश चाहिए और सिलिकॉन में कितने धन आवेश है, 4। तो कितने सिलिकॉन परमाणु को ले जाएं, 3 सिलिकॉन परमाणु को हम ले जाएंगे। कितने सिलिकॉन परमाणु को ले जाएंगे, 3 सिलिकॉन परमाणु को। सभी एल्युमिनियम है, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, ये भी एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले वाले में हमने 4 एल्युमिनियम को निकाला और 3 सिलिकॉन को भरा, तो आवेश तो बराबर हो गया, परमाणु उदासीन हो गया, लेकिन ये क्या बन गया, छिद्र बन गया। क्या बन गया, छिद्र बन गया। ये छिद्र किनकी वजह से है, धन आयन की वजह से। किनकी वजह से है, धन आयन की वजह से, क्योंकि धन आयन निकला था। कौन सा निकला था, धन आयन की वजह से। अब दोस्तों ये छिद्र उत्पन्न हो गया, तो जैसे आप इनको विद्युत प्रवाह करेंगे तो ये सब क्या होंगे, जहाँ छिद्र है ये यहाँ विस्थानीकृत होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और जब ये मूव करने लगेंगे तो विद्युत एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होने लगेगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो मैं इस पूरे बात में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सिलिकॉन को एल्युमिनियम के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो सिलिकॉन के 4 परमाणु हटते हैं, एल्युमिनियम के 4 परमाणु हटेंगे, मतलब 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 चौके 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो सिलिकॉन के 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें लाना होगा, तो 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें 3 परमाणु में ही मिल जाएंगे। सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 तिहाई 12, यानी 3 सिलिकॉन परमाणु में ही हमें क्या हो जाएंगे, इनके जो धनात्मक गुण है वो पूर्ति हो जाएगी, परमाणु उदासीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा, क्योंकि निकाले थे 4, यहाँ भरे 3, तो एक छिद्र बन गया। इस छिद्र की वजह से यहाँ पर इस ठोस में चालकता गुण आएगी। ठीक है, चालकता गुण आने की वजह से क्या हो गया, इसमें विद्युत का प्रवाह पूरा हो जाएगा। चूंकि यह जो गुण आया किसकी वजह से आया, धन आयन की वजह से आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया, इसीलिए इसे पी प्रकार अर्धचालक कहा गया है। कौन सा प्रकार, पी प्रकार अर्धचालक कहा गया है। ठीक है, पी मतलब पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जस्ट उसी तरह निगेटिव वाला भी आप समझ सकते हैं, निगेटिव वाला भी समझ सकते हैं कि निगेटिव में सपोज आपको फास्फोरस के सभी किसके हैं, फास्फोरस के हैं। तो फास्फोरस में जस्ट जैसे आप ये समझे कि फास्फोरस में 5 निकाल दीजिए, फास्फोरस में कितने निकाल दीजिए, 5 निकाल दीजिए और यहाँ पर सिलिकॉन डाल दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसमें Cu तथा O का अनुपात 2:1 है। तो आप देख रहे हैं कॉपर कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि Cu तथा O का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप बता सकते हैं कि इस तथ्य पर कि यह किस प्रकार का अर्धचालक है। तो दोस्तों Cu2O में Cu का अनुपात 2 है और इसका O का अनुपात 1 है, तो 2:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 2:1 से कुछ कम है। तो आप बता सकते हैं क्या कौन सा अर्धचालक है। तो दोस्तों जब Cu2+ बनेगा, Cu2O बनेगा, तो Cu में 2 तरह के आयन होते हैं, एक Cu+ आयन होते हैं, एक Cu2+ आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट आप इस तरह इसको समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज इसमें जितने भी हैं, जितने भी आपके परमाणु हैं, सब किसके हैं, सब किसके हैं, सब है आपके, इसमें जितने भी हैं सब Cu+ है। कितने हैं, सब Cu+ है। तो दोस्तों अगर सब Cu+ होता है तो इसका परफेक्ट अनुपात 2:1 होता है, लेकिन 2:1 से कुछ कम है। ठीक है, 2:1 से कम है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है, Cu में कुछ ना कुछ कमी है। तो क्या होता है दोस्तों कि इसमें Cu की जगह पर
कहीं कहीं Cu2+ डाल दिया गया है। तो इसमें से 2 Cu+ निकालेंगे। क्या करेंगे? 2 Cu+ को हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे? बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकालेंगे तो 2 धनायन की, यहाँ जैसे आप 2 Cu+ को बाहर निकाल दिए वैसे आपको 2 धनायन की कमी हो गई। यहाँ पर 2 Cu+ था, सभी क्या है? सभी Cu+ है। सभी क्या है? Cu+ है, Cu+ है, सभी Cu+ है। जैसे आप 2 Cu+ को बाहर निकाल दिए तो इसमें 2 धनायन की कमी हो गई। कमी हो गई ना? तो 2 धनायन की कमी हो गई तो इसमें क्या किया गया? 2 धनायन को पूर्ति करने के लिए एक ही तो Cu2+ डाल दिया गया। एक ही तो क्या कर दिया गया? Cu2+ डाल दिया गया। तो यहाँ पर एक होल जो है एक जगह तो क्या बन जाएगा? छिद्र बन जाएगा, क्योंकि पूरे परमाणु में उदासीन करने के लिए 2 तो निकाल दिए तो 2 धनायन की कमी हो गई। तो हमने धनायन को पूर्ति करने के लिए एक ही Cu2+ डाल दिया। तो डाल दिया तो यहाँ क्या बन गया? छिद्र बन गया। अब छिद्र बन गया तो चालकता गुण प्रदर्शित करेगा। छिद्र की वजह से चालकता गुण आएगा, और चूंकि यह चालकता गुण धन आयन की वजह से है तो ये कौन प्रकार का होगा? पी प्रकार का अर्धचालक होगा। कौन से प्रकार का? पी प्रकार का अर्धचालक होगा। और दोस्तों 2:1 से कम है, क्वेश्चन भी बोला 2:1 से कम है। अगर ये सभी के सभी Cu+ होते हैं, सभी के सभी Cu+ होते हैं तो 2:1 जरूर होता है, लेकिन 2:1 से कम है तो कहीं ना कहीं Cu+ क्या हुआ है? Cu+ गायब हुआ है। देखिए यहीं दोस्तों, यहीं पर गायब हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इस पूरे बात में यही समझाने की कोशिश की। आप इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आयन षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है, जिनकी 3 अष्टक फलीय रिक्तिका में 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अष्टक फलीय रिक्तिकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी अवयवी कणों की संख्या होती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि निबिड़ संकुलन में, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में, चाहे कोई भी निबिड़ संकुलन में जितना अष्टक फलीय रिक्तिका होगा उतना ही उसमें परमाणु होंगे। ठीक है, तो जितना परमाणु अवयवी कण की संख्या उतना ही अष्टक फलीय रिक्तिका होगी। फेरिक ऑक्साइड में O2- घनीय निबिड़ संकुलन में संरचना बनाते हैं। अष्टक फलीय रिक्तिका का 2/3 भाग किसमें चला जाता है? Fe3+ में चला जाता है। ठीक है, तो घिरा होता है। यदि एकक कोष्ठिका में मान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका में n O2 आयन है, जब एक O2 आयन घनीय निबिड़ संकुलन में चाहिए तो Fe+ कितना चाहिए? 2/3 चाहिए। कितना चाहिए? एक के लिए एक O2- के लिए Fe3+ कितना चाहिए? 2/3। तो NO2- के लिए कितना चाहिए? NO2- के लिए कितना चाहिए? 2n/3। कितना होगा? 2n/3। एक के लिए 2/3, एक के लिए 2/3, तो n के लिए 2n/3। तो Fe3+ हमें कितना चाहिए? 2n/3 और O2 n। तो आप दोनों को बैठाइए Fe2n, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। तो Fe2n × 3n यानी Fe2O3 इसका सूत्र होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा अर्धचालक है। तो इंडियम और जर्मेनियम। तो जर्मेनियम में 4 होता है, इंडियम में 3 होता है। तो ये भी एक पी प्रकार है, ये भी एक पी प्रकार है। बेरियम विद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में 4 होता है, बेरियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। तो इसमें 4, इसमें 3। तो अभी जैसे एल्युमिनियम को समझाया वैसे ही जस्ट ये दोनों हैं तो एक छिद्र बन जाएगा। तो ये भी पी प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना जिनकी परमाणु त्रिज्या 0.414 सेंटीमीटर है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब फाइनली हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। बात कर रहे हैं AU की। AU की मोलर द्रव्यमान पता है, मैं आपको लिख दूंगा देखकर। चाहे तो आपके मतलब कि चाहे तो आपके
कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मोलर द्रव्यमान से, क्योंकि यहाँ पर घनत्व तो दिया हुआ नहीं है तो हम मोलर द्रव्यमान से इसको नहीं निकालते हैं। चलिए आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फलक पर है, कहाँ पर है दोस्तों? फलक कहाँ पर है? फलक केंद्रित है। तो फलक केंद्रित पे कहाँ होते हैं? सरफेस पे होते हैं। कहाँ पर होते हैं? फलक पे होते हैं। तो फलक पे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कुछ इस तरह से व्यवस्थित होगा। ठीक है, तो ये कितना है? R, ये 2R और ये R। कुछ इस तरह से होता है व्यवस्था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा कॉर्नर पर का परमाणु है, ये बीच का परमाणु है और देन ये फिर कॉर्नर का परमाणु। ठीक है, ये कितना है? R है, ये 2R और ये R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका अगर ये घन की भुजा A है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? √2a। चित्रानुसार अगर ये घन की भुजा A है तो इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? √2a। √2a बराबर, अब R के टर्म में देखिए, R के टर्म में कितना होगा? R 2R और R 4R, इसलिए A इक्वल टू 4R बाई √2, यानी इसको वैल्यू पुट कीजिए। R कितना दिया हुआ है? 0.144 सेंटीमीटर बाई √2। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा। 0.407, ठीक है, 0.407, सॉरी दोस्तों ये नैनोमीटर दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? नैनोमीटर दिया हुआ है। तो हमारा सभी नैनोमीटर में होगा। 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, तो चलिए हमारा R आ चुका है। R इक्वल टू 0.407 नैनोमीटर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें बताना है, अंतर बताना है चालक एवं विद्युत रोधी पर, चालक एवं अर्धचालक में। तो विद्युत रोधी में क्या होता है दोस्तों? संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है। सॉरी, विद्युत रोधी में संयोजक बैंड एंड चालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल बहुत अधिक होता है, परंतु चालक बैंड में अंतराल बहुत ही कम होता है, इसलिए संयोजक बैंड एवं चालक बैंड में के बीच अतिव्यापन होता है। चालक, दूसरा क्या है? चालक एवं अर्धचालक के बीच में चालक एवं संयोजक बैंड आंशिक रूप से भरा होता है, अथवा संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के बीच अतिव्यापन होता है, जबकि अर्धचालक में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल हमेशा कम होता है। तो चलिए दोस्तों इसको फिगर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चालक है, ये जो फिगर दिया हुआ है चालक, बैंड थ्योरी के आधार पर ये फिगर है दोस्तों, बैंड थ्योरी के आधार पर ये फिगर है। ये चालक का है, ये कुचालक का है, मतलब विद्युत रोधी का, और ये अर्धचालक का। तो दोस्तों देख रहे हैं, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं चालक बैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं चालक बैंड। सॉरी, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं चालक बैंड। संयोजी बैंड, चालक बैंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चालक में जो संयोजी बैंड है और चालक बैंड है, दोनों के बीच का अंतराल क्या है दोस्तों? बहुत ही कम है, न के बराबर। तो क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से चालक बैंड में चले जाते हैं। ऊर्जा का अंतराल क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? बहुत ही कम है, तो इनके इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जा सकते हैं। जबकि कुचालक में देखिए दोस्तों, संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? बहुत अधिक है, बहुत अधिक अंतराल है दोस्तों, इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत ही अधिक है। तो संयोजक बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये चालक बैंड में नहीं जा पाते, चालक बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए विद्युत का सुचालन नहीं हो पाता। जबकि अर्धचालक में क्या होता है? संयोजी बैंड और रिक्त बैंड के बीच थोड़ी कम डिफरेंस होता है, इसलिए ऊर्जा मतलब कि हीट करने पर, गर्म करने पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, गर्म करने पर, ऊर्जा देने पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं चालक बैंड में, इसलिए कुछ न कुछ उनके विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित करना है शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, एफकेन। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा अंतराकाशी दोष, ये है शॉर्टकी दोष, आपको
पूरा दिखाने का कोशिश करता हूँ शॉर्ट की दोस्त। देखिए ये है मेरा पूरा शॉर्ट की दोस्त, ये है दोस्तों फ्रैंकल दोस्त। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा सब, ठीक है। और एक और है दोस्तों एफ केंद्र, एक और है एफ केंद्र, तो मैं उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है दोस्तों हमारा एफ केंद्र, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने जितना भी अभी दिखाया सब आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। मैं सब का डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट। जिस थंबनेल में मेरा दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट लिखा होगा, उस थंबनेल के वीडियो में दोस्तों ये सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको समझना होगा, आप वहां जाके समझ सकते हैं। ऐसे हमें नहीं लगता है कि आपको फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्ध व्यास कितना है? 125 पिकोमीटर है। कितना है दोस्तों? 125 पिकोमीटर है अर्ध व्यास। अर्ध व्यास दोस्तों क्या है? व्यास का आधा। व्यास का आधा क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। 125 पिकोमीटर। तो हमें ज्ञात करना है, पहला एकक कोशिका की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें ए पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ए हमें फाइंड आउट करना है, आर दिया हुआ है 125 पिकोमीटर। तो चलिए हम इसको फलक केंद्रित लेकर चलते हैं। फलक केंद्रित में दोस्तों जो परमाणु कैसे होते हैं? एक कॉर्नर पर, एक बीच में एंड फिर कॉर्नर पे होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आर, ये 2R और ये आर, ठीक है। तो अगर ये ए है तो इसके जो विकर्ण होंगे वो कितना होंगे? 2A इक्वल टू 4R। R इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? R इक्वल टू √2A/4। और हमें तो A निकालना है। A इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/4R/√2। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 4 इंटू R कितना है? 125। 125 पिकोमीटर है दोस्तों, /√2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अप्रोक्स 353.5, मतलब बोले तो 354 पिकोमीटर, ठीक है। 354 पिकोमीटर ए इक्वल टू आएगा। सॉरी आपको दिख रहा होगा। ए इक्वल टू कितना है? 354 पिकोमीटर, ठीक है। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोला है दोस्तों 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोशिका आ सकती है? तो चूंकि हम देख रहे हैं कि एकक कोशिका का आयतन क्या होगा दोस्तों? एक क्यू होगा। तो चलिए आयतन निकाल कर देखते हैं। 354 पिकोमीटर का होल क्यूब। 354 पिकोमीटर को लिख सकते हैं 10 के पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 कर देते तो मीटर में हो जाता, ठीक है। तो 354 10 के पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। 442 इंटू 10 टू द पावर -25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हुआ ए क्यूब। तो ये दोस्तों आयतन है 442 इंटू 10 पावर -25 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा दोस्तों? सॉरी जगह नहीं है अब, तो चलिए फिर से इसी में दिखा देते हैं।
ऊपर दिखा देते हैं आपको दोस्तों। इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, 1/442 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻22 आंसर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में आपका 2.26, एक मिनट आपको दिख रहा होगा, 2.26 इंटू 10⁻22 सॉरी 10⁻22 एकक कोष्ठिका आएगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल, एक्चुअली आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ, यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल में डोपित किया जाए तो धन आयन में रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मान लेते हैं, इसको एक एक नियम से मान कर देखते हैं। मान लेते हैं 100 मोल में आई होप आपको दिख रहा होगा। मान लेते हैं 100 मोल में धन आयन रिक्तियों की संख्या, 100 मोल में धन आयन रिक्तियों की संख्या कितनी है, 10⁻³ कितना है, आप देख सकते हैं 10⁻³ तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में 10⁻³ बटा 100 कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। ये 1 मोल में है दोस्तों। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, 1 मोल में चाहे कुछ भी हो, 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु परमाणु आयन रिक्तियां सब 1 मोल में होता है। तो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सिक्स 6.022 इंटू 10⁻⁸ 23 रिक्तियां। ठीक है दोस्तों, तो 1 मोल में धन आयन रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻20। दोस्तों सॉरी, आज हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो मेरी मेहनत का आपसे फल चाहता हूं, आपसे यही रिक्वेस्ट चाहता हूं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं और आपकी कोर्स को पूरा करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।